सो हेलो स्टूडेंट्स, नया टॉपिक लेकर आए हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसका नाम है क्लास 12 का टॉपिक है। सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, सीईटी, जेडबल नीट सभी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ा मैथमेटिकल बेस्ड टॉपिक है ये। ठीक है, तो देखते हैं क्या है बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। सबसे पहले तो देखते हैं कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ करंट। वन इज़ डायरेक्ट करंट, अनदर इज़ अल्टरनेटिंग करंट। एग्जाम्पल से इसे समझाते हैं। मान लो कि हमारे पास एक अडेप्टर है, मोबाइल का अडेप्टर, जिससे हम मोबाइल चार्ज करते हैं। ठीक है, उसको वायर एक एंड अडेप्टर को कनेक्टेड होता है, एक एंड मोबाइल को कनेक्ट होता है, और ये अडेप्टर हम हमारे सॉकेट में, स्विच बोर्ड में लगाते हैं। जो स्विच बोर्ड में जो वोल्टेज या करंट आता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट, और जो मोबाइल है, मोबाइल को जो रिक्वायर्ड है वो है डायरेक्ट करंट। सो एडेप्टर क्या करता है, इस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। ये एडेप्टर का काम है। ठीक है, फिर सवाल ये आता है कि यहाँ पे सीधा सीधा डायरेक्ट करंट क्यों नहीं आता। तो उसका जवाब ये है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेट्स से हम थर्मल पावर प्लांट की तरफ जाते हैं। सो जब हम थर्मल पावर प्लांट में जाएंगे, वो क्या होता है, नीचे पानी होता है, उसके नीचे कोल होता है। कोल इस वाटर को बॉईल करेगा, यहाँ पे टरबाइन लगा होगा, और ये जो बॉईल हुआ वाटर है दैट इज स्टीम, स्टीम से ये टरबाइन रन होगा। टरबाइन के पीछे ऐसी कॉइल होगी, वो मैग्नेट के बीच में रखी होगी, और ये कॉइल जब रोटेट होगी, बिकॉज ऑफ द स्टीम इज फ्लोइंग थ्रू द टरबाइन, व्हेन द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन इट रोटेट्स, इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, फिनोमिना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे उसे। तो इसके अंदर करंट जनरेट होता है, और ये जो करंट जनरेट होता है उसका नेचर ही होता है अल्टरनेटिंग टाइप का, थोड़ी देर ऊपर, थोड़ी देर नीचे, थोड़ी देर ऊपर, थोड़ी देर नीचे। सो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू प्रोड्यूस द करंट इन द अल्टरनेटिंग फॉर्म। ठीक है, सो हमने फिर इलाज निकाल दिया, एडाप्टर लगा देंगे। भाई अभी क्या है, जो जनरेट हो रहा है वो अल्टरनेटिंग फॉर्म के जनरेट हो रहा है, तो एडाप्टर लगा दो कोई भी डिवाइस को, तो वो डीसी में उसे कन्वर्ट करके देगा। हमने कहा ये भी ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, एडाप्टर तो लगाना है हमें बस। इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द होल पावर प्लांट इनटू डीसी, just put an adapter and convert it into DC. That's the simple solution, we found it. Okay, so now focusing on alternating current. डायरेक्ट करंट क्या होता है उसके साथ साथ देखते हैं। मोबाइल को सीधा सीधा डायरेक्ट करंट लगता है, इसका मतलब क्या है, मोबाइल नीड्स कंटिन्यूस करंट। टीवी का एप्लीकेशन ले लो, अगर टीवी एक सेकंड के लिए बंद कर दो, पिन बंद कर दो, तो टीवी पूरा स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब पूरा सर्किट बंद हो जाता है। कोई भी अप्लायंस है, इसको एक माइक्रो सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी करंट अगर रोक दोगे तो वो डिवाइस बंद हो जाता है। हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यूस चाहिए, उसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। अगर ये ग्राफ से समझाओ तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ग्राफ हम निकालते हैं करंट वर्सेस टाइम का। अल्टरनेटिंग करंट का हमने ग्राफ निकाला करंट वर्सेस टाइम का, तो ये इस तरीके से दिखेगा। हाँ, दो तीन और भी ग्राफ आते हैं, नॉट नेसेसरी ऑलवेज द ग्राफ शुड लुक लाइक दिस, बट इन जनरल आवर सिलेबस मोस्ट ऑफ द केसेस में इस प्रकार का ही ग्राफ हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका मीनिंग क्या है, करंट इज चेंजिंग द वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट इज इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू, करंट इज डिक्रीजिंग इट्स वैल्यू, करंट इज गोइंग टू जीरो, करंट इज गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगेन कमिंग टू जीरो, चेंजिंग द डायरेक्शन लाइकवाइज। सो करंट इज चेंजिंग द डायरेक्शन, दैट इज नेसेसरी। नेसेसरी कंडीशन फॉर अल्टरनेटिंग करंट इज करंट शुड चेंज द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा तो चलेगा, डायरेक्शन चेंज करना चाहिए। डायरेक्ट करंट का देखते हैं तो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट आएगा, और आना भी चाहिए। करंट शुड बी स्टेडी, करंट स्टेडी है, करंट चेंज नहीं होना चाहिए, तो ग्राफ ऐसा ही दिखेगा। चेक कर सकते हैं, करंट यहाँ पे है 2 एम्पियर, मान लो 2 एम्पियर, 2 सेकेंड में भी 2 एम्पियर है, 3 सेकेंड बाद देखा तो भी 2 एम्पियर है, 5 सेकेंड बाद देखा तो भी 2 एम्पियर का करंट मिलना चाहिए। दैट इज द डायरेक्ट करंट। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था, लेट्स से दिस इज द सर्किट डायग्राम फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे ये जो बैटरीज हम लेते थे वो थे डायरेक्ट वोल्टेज वाली बैटरीज। ठीक है, यहाँ पे ये जो वोल्टेज है 5 वोल्ट 3 वोल्ट, इससे जो करंट निकलेगा वो डायरेक्ट करंट निकलेगा। ठीक है, ये टॉपिक में जो डिस्कशन होगा वहाँ पे हमें पढ़ना है। जब अल्टरनेट करंट निकलेगा तो इसके कुछ इक्वेशंस होंगे, इसके कुछ टर्म्स होंगे, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू वगैरह, उसके साथ हमें अभी डील करना है। तो चलो आगे चलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट हमने हेडिंग दे दिया, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी हमने लिखी। अ करंट विच पीरियडिकली चेंजेस द डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। So I have drawn the 3 different scenarios in which we can represent the
अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डिवाइसेस कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पहला है, यहाँ पे देखो करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बेटा, यहाँ पे देखना करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट हैज़ चेंज द डायरेक्शन। आफ्टर लेट से मान लो t/2 टाइम पे इसने डायरेक्शन चेंज कर लिया, फिर भी मैग्नीट्यूड उतना ही है उसका जितना पहले था। इससे 2 एम्पियर था -2 एम्पियर हो गया, मैग्नीट्यूड तो 2 ही है ना, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो दिस इज अ स्क्वायर वेव एसी, इसको स्क्वायर वेव एसी बोलते हैं। स्क्वायर जैसे दिखता है नहीं, ऐसा ये ऐसा, तो इसको स्क्वायर वेव एसी कहेंगे। दूसरा है, ये देखो ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है, सो इसको हमने कहा ट्रायंगुलर वेव एसी। ये देखो ये सांप जैसा दिखता है, सांप जैसा दिखता है, इसको साइनोसॉइडल नाम दिया। नहीं, साइन का ग्राफ ऐसा दिखता है मैथमेटिकल टर्म में, इसलिए इसको साइनोसॉइडल एसी बना दिया। ये हमें पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में मेजॉरिटी में ये पढ़ेंगे हम। मेजॉरिटी में आया क्वेश्चन इसके ऊपर तो सिर्फ वो थ्योरी क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है या डायरेक्ट करंट का ग्राफ है। तो देखना पड़ेगा कि ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो अल्टरनेटिंग करंट का है, ये भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो अल्टरनेटिंग करंट का है, ये भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो ये भी अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। एंड मेक श्योर कि वाई एक्सिस में करंट ही हो और एक्स एक्सिस में टाइम हो, तभी ये ग्राफ यूजफुल होगा। सो दीज आर द फ्यू डिफरेंट ग्राफ्स वी कैन ड्रॉ। और एक ग्राफ हम बता सकते हैं, और एक ग्राफ हम बता सकते हैं, मैं तुम्हें होमवर्क के लिए पूछ लेता हूँ। ये ग्राफ अगर ये टी है और यहाँ पे आई है, इस टाइप वाला ग्राफ क्या ये एसी हो सकता है? ये सोच के बताना, ठीक है। हम आगे चलते हैं। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो हमें काम में आएगा जब हम सर्किट डायग्राम वगैरह निकालेंगे। डीसी सर्किट में जो बैटरीज निकालते थे, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो भी क्वेश्चंस हमने किए थे, वहाँ पे जो बैटरी हमने निकाली थी, तो ये डीसी सोर्स वाली बैटरी थी, ये निकाला है मतलब डीसी सोर्स वाली बैटरी है। ऐसे सर्कल करके अंदर ऐसा वेव कुछ फंक्शन बना दिया, तो ये समझ लेना कि जो सोर्स है, इनपुट जो सोर्स हम दे रहे वो कैसा है, अल्टरनेटिंग करंट वाला सोर्स है। ठीक है, कंप्लीट डायग्राम में हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। ये रजिस्टर आर है, तो इसको ये बैटरी लगाए मतलब ये डीसी सोर्स लगाया है, ऐसे लगाया मतलब ये एसी सोर्स। कई बार ये ईएमएफ बोलते हैं इसे, या वोल्टेज वी भी लिखा तो कोई गलत बात नहीं होगी। ठीक है, ईएमएफ बोलो या वोल्टेज वी बोलो यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन दोनों टर्म्स अलग है। ईएमएफ इज डिफरेंट एंड वोल्टेज इज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस टू बी प्रिसाइज। ना 2-3 छोटी बातें, बहुत ज़रूरी बात है ये भी। टाइप्स ऑफ करंट फॉर कैलकुलेशन इन एसी, कौन से प्रकार के करंट्स का कैलकुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्म इसका देखेंगे हम। एक इंस्टेंटेनियस करंट की बात चलेगी और एक एवरेज करंट की हमारी बात चलेगी। ठीक है, जब इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेंगे हम तो हमें डिफरेंशिएशन यूज़ करना पड़ता है। मतलब व्हेन वी राइट इंस्टेंटेनियस करंट वी डिफरेंशिएट अ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, एवरेज करंट, अभी एवरेज करंट हमें निकालना है। ऐसा क्यों है, 2 टर्म क्यों है यहाँ पे, बिकॉज करंट इज चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन एज वेल। ठीक है, अगर मैंने कहा कि t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे करंट निकालो तो उसका आंसर कुछ अलग आएगा। हो सकता है कि t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड यहाँ पे हो। मैंने कहा कि t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे निकालो तो t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड यहाँ पे हो सकता है। लेट्स से दिस इज t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, दिस इज t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। सो करंट की वैल्यू तो अलग है ना दोनों सिचुएशन में। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम कहेंगे वो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू पूछ रहे हो तुम, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड या t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे। या मैं अगर पूछूं कि पूरे 2 साइकिल में, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे 2 साइकिल में करंट की वैल्यू कितनी थी, तो किसी इंस्टेंट की थोड़ी ना पूछी है मैंने, किसी टाइम पीरियड की वैल्यू पूछी है। मतलब मैंने एवरेज वैल्यू पूछी है, द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मैंने पूछी है। सो जब हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालेंगे, सो वी हैव टू ऐड द फ्यू थिंग्स, जैसे कि छोटे छोटे इंस्टेंट हमें ऐड करने पड़ेंगे, ये वाला ऐसे इंस्टेंट ऐड करते जाएंगे तभी तो एवरेज वैल्यू मिलेगी हमें। और मैथमेटिक्स में कभी भी चीज़ें ऐड करनी हो वेरिएबल फॉर्म में तो हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो व्हेन वी रिप्रेजेंट एवरेज वैल्यू वी रिप्रेजेंट बाय डेल्टा क्यू अपॉन डी टी, एंड फॉर अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर्पज आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव एनीथिंग हियर, we can say the average value of current can be written as integration of I dt divided by dt। अब तुम कहोगे कि सर एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो और उसके अंदर करंट का फॉर्मूला में I ही कैसे आ गया। देखो अगर तुम यूनिट वाइज देखोगे तो वो ऐसे भी dt और dt की टाइम की टर्म न्यूमरेटर में, टाइम की टर्म डिनोमिनेटर में चली जाने वाली है,
और जो आंसर आएगा उसका यूनिट होगा, राइट हैंड साइड का यूनिट होगा एम्पियर, अगर ऐसा यूनिट देखोगे तो। सो व्हाट वी आर डूइंग इज यूनिट वाइज इज ऑल्सो करेक्ट, मैथमेटिकल वाइज इज ऑल्सो करेक्ट, मीनिंगफुल भी है क्योंकि हमें एवरेज वैल्यू निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, चल फिर व्हाट वी कैन से नाउ, ये जो लिखा है इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, द करंट विच वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब करंट और टाइम के बीच में हमने रिलेशन ये डिफाइन किया है, बिकॉज आवर करंट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली, बिकॉज ऑफ टाइम इज चेंजिंग, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमने डिफाइन किया है। क्वेश्चन एक सॉल्व किया, यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट पूछी थी हमें इन 3 सेकेंड्स, करंट दिया था, करंट का कोई इक्वेशन दिया था, इसकी एवरेज वैल्यू के लिए हमें पता है अभी इंटीग्रेट करना होता है, ये फॉर्मूला ही बन गया एक, आई की वैल्यू ये पुट कर दी 3/2 टी क्यूब डिवाइडेड बाई डी टी, डी टी क्या होगा 3, कैसे, अभी ये टर्म का इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है ना, ये इसको लिख सकते हैं 1 इंटू डी टी, और 1 का इंटीग्रेशन होगा टी, और कौन से टाइम में पूछा है, दैट टी इज 3 सेकेंड, इसलिए डायरेक्टली हमने टी को 3 पुट कर दिया। ओके, सो यहाँ पे 3/2 बाहर आ जाएगा, बस प्योरली इंटीग्रेट किया, टी क्यूब का इंटीग्रेशन होगा t⁴/4। नाउ यू कैन सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर एज एवरेज। नाउ इफ यू समबडी आस्क यू कि फाइंड आउट भैया कि इंस्टेंटेनियस करंट निकालो, कि इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे ये t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड डायरेक्टली हम पुट कर देंगे, एंड दैट वैल्यू इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एंड इफ दे आस्क एवरेज वैल्यू वी हैव टू इंटीग्रेट फॉर अ वेरिएबल t। ठीक है, चल अभी हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालेंगे इन हाफ साइकिल एंड इन फुल साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल क्या होता है, उसके लिए हमने करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ निकाला, साइनोसॉइडल ही निकालेंगे हम, ये पूरे टॉपिक पर यही पढ़ना है हमें ज़्यादातर, वो स्टेप वाला नहीं निकालेंगे ना वो ट्रायंगल वाला निकालेंगे, वो भी अल्टरनेटिंग करंट होता है, लेकिन ये हमारा फेवरेट है सिलेबस में। हमारा मतलब मेरा कोई फेवरेट नहीं है, इट इज़ इन द सिलेबस ओनली। तो इसमें हाफ साइकिल फुल साइकिल क्या होता है, देखो ये करंट रिपीट कर रहा है, ये इसका पैटर्न देखो, यहाँ से वापस रिपीट करेगा ऐसा, वापस रिपीट करेगा ऐसा, ये रिपीट कर रहा है, तो हमने कहा कि ये साइक्लिक है, साइक्लिक मतलब कोई चीज़ रिपीट होती है तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक। तो इसका साइक्लिक कोई चीज़ होती है तो उसका टाइम पीरियड होता है कि एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने को कितना टाइम लगाएगा, ठीक है, आधा चक्कर कंप्लीट करने को कितना टाइम लगाएगा, तो उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, एक कंप्लीट साइकिल ये है तो इसका टाइम पीरियड टी है, तो इसको हम कहेंगे ये कंप्लीट 1 साइकिल। तो हाफ साइकिल क्या होगा, दिस विल बी दी हाफ साइकिल, उसका आधा, कंप्लीट साइकिल का आधा इज हाफ साइकिल। तो हमें पूछते क्या है, ज़रूरी चीज़ है कि फाइंड द एवरेज वैल्यू, इसको हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन बना लिया, आगे चल के इसको डिराइव करेंगे हम, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ साइकिल एंड द फुल साइकिल, ये तीसरे को थोड़ा छोड़ दो फिलहाल के लिए। हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या है वो देखते हैं। एवरेज लिखने का तरीका क्या है, मैथमेटिक्स के लोग ऐसे लिखते हैं, एवरेज को ऐसे 2 एरो कर देते हैं। मैथमेटिक्स मतलब जितना शॉर्ट लिख सको, जितना शॉर्ट लिख सको उतना लिखो। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम, एवरेज वैल्यू फॉर फुल करंट। मैथ्स में ऐसा लिखेंगे, ऐसा 2 एरो कर देंगे, बीच में आए, या कोई लोग ऐसे लिखते हैं ऊपर बार लिख देते हैं, इसका मीनिंग होता है मीन करंट, इसका मीनिंग होता है एवरेज करंट, सिग्निफिकेंस दोनों का सेम है, उसको क्या कहेंगे, दिस इज एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। फुल साइकिल के लिए निकाला है तो उसका सफिक्स में फुल साइकिल लिख दो। तो यहाँ पे देखो फुल साइकिल में ट्रून ट्रून ट्रून, यहाँ पे मैक्सिमम 2 जा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम निगेटिव में 2 जा रहा है, तो उसका एवरेज कितना आएगा 0। तो हमने कहा कि फुल साइकिल में एक्चुअली ये लिखना ऐसा गलत है, इसको आगे चल के हम टेक्निकली डिराइव करेंगे कि ये 0 क्यों है, लेकिन अभी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मान लो कि टोटल आंसर यहाँ पे ये +2 या -2 है, तो एवरेज वैल्यू इन फुल साइकिल इज 0। करंट 0 ऐसा नहीं कर रहे बेटा, अपन एवरेज वैल्यू बोल रहे हैं उसकी एवरेज वैल्यू कितनी है 0। एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, आधे साइकिल के लिए देखो यार ये 2, हमने कहा 2 एम्पियर, मतलब इतना ही यहाँ से देखना है, ये वाला वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं है, इतना ये देखना है कि फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट तुम्हें कोई पूछे तो उसका आंसर क्या है 0, हाफ साइकिल में कोई पूछेगा तो उसका नॉन ज़ीरो आंसर, ठीक है। अभी एक टर्म यहाँ पे डिफाइन की मैंने, स्क्वायर ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू का स्क्वायर, कुछ नहीं, ये जो एवरेज वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करो। हाफ साइकिल के लिए पूछा है तो ये एवरेज वैल्यू उसका स्क्वायर करो, मतलब 2 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा 4।
कीप दिस थिंग इन योर बैक ऑफ माइंड, या आगे चल के हम अनफोल्ड करेंगे। पहले इन दोनों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और जो टेक्निकल डेरिवेशन है इनका सॉल्व करने का वो हमने देखा कि हमें देखना है कि फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 आती है। कैसे? हमने वही ड्रॉ किया फिर से ग्राफ करंट वर्सेस टाइम का, और हमें पता है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें पता है, नहीं पता है तो बता देता हूँ यहाँ पे। करंट इज वेरिंग एज अ फंक्शन ऑफ साइन, साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है, और करंट इज चेंजिंग एट ईच इंस्टेंट। तो इसका इक्वेशन बनेगा, जाहिर सी बात है। ये डायरेक्ट करंट होता तो हम सीधा लिखते I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, उसका कहाँ कोई इक्वेशन बनेगा भाई? अल्टरनेटिंग करंट में करंट का इक्वेशन बनेगा, क्योंकि करंट वेरी हो रहा है, जो वेरी होता है उसका कुछ ना कुछ तो इक्वेशन होता है। तो हमने कहा कि ये करंट का इक्वेशन है और ये अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है। तुम पूछोगे क्या ये अल्टीमेट ट्रूथ है क्या? हमने कहा नहीं, कल जाके मैं ऐसा लिखूंगा I इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो कोई मुझे ब्लेम नहीं कर सकता। व्हाट डज इट मीन? वी कैन राइट in terms of sine also, in terms of cos also, in terms of a different function also, but for our syllabus we are majoritarily restricted to sine cos। ठीक है, फाइन। तो इसको लेके हम अभी इंटीग्रेट करेंगे। वी नो दिस थिंग, I एवरेज इज इक्वल्स टू आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये एवरेज करंट को निकालने का साइंटिफिक टेक्निकल तरीका होता है। यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दी हमने, आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, क्योंकि एक फुल साइकिल के लिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से लेकर कहाँ से खत्म हो रहा है t तक, वो कर दी। इसका इंटीग्रेशन होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी है, सो माइनस कॉस ओमेगा टी मेक श्योर डिवाइडेड बाय ओमेगा। ठीक है, नहीं पता है तो इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में इंटीग्रेशन चेक कर लेना। 0 से लेकर t उसकी लोअर अपर लिमिट पुट कर दी। इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन t होता है, उसकी 0 से लेकर t तक की लिमिट यहाँ पे पुट कर दी हमने। ठीक है, यहाँ पे आए, फिर अपर लिमिट t पुट करके लिखा माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस ऑफ 0 पुट किया, माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय t माइनस 0। ओमेगा पता होना चाहिए, 2 पाई बाई टी होता है सर्कुलर मोशन में, हमने पढ़ा था। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेडियन पर सेकेंड उसका यूनिट होता है, रेडियन पर सेकेंड। एक पूरा चक्कर मतलब कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन। उसके लिए टाइम कितना लगेगा? कैपिटल T। इसलिए फॉर अ कंप्लीट साइकिल ओमेगा कैन बी डिफाइंड एज 2 पाई बाई टी। हम पुट करेंगे, कहाँ पुट करोगे बेटा? ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी पुट करोगे। ठीक है, सो 2 t कैंसिल हो गया, cos 0 तो वो 1 होता है, इसके साथ माइनस है तो वो वाला माइनस, ये इक्वेशन का माइनस। तो ऐसा करके हमें देखा कि आंसर आ रहा है 0। सो फॉर अ फुल साइकिल द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज 0। दिस इज इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन बोर्ड के लिए, CBSE रहो, स्टेट बोर्ड रहे, एंड कॉन्सेप्चुअली इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो फॉर फाउंडेशन मेकिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो कंक्लूजन भाई, इन अल्टरनेटिंग करंट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन फुल साइकिल इज 0। उस सेम पैटर्न में हम हाफ साइकिल के लिए करेंगे, सभी सिचुएशन सेम होगी, लिमिट्स बस 0 से लेकर t/2 तक होगी, पूरा सिचुएशन सेम होगा जो जस्ट फुल साइकिल के लिए हमने डिराइव किया था, यहाँ पे आने तक पूरा सेम होगा। बस हम अपर लिमिट यहाँ पे t/2 पुट करेंगे, लोअर लिमिट भी सेम है 0। सो हमने ओमेगा को 2 पाई बाई टी पुट किया, अपर लिमिट t/2 पुट की, t कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, बचा cos पाई। cos पाई होता है -1, cos पाई इज -1 एंड cos 0 इज 1। उसके बाद जो माइनस लिखा है वो ये साइन जो ऑलरेडी उसके साथ आया उसका माइनस है। तो ये करके देखा, और बाहर भी ये जो ओमेगा था उसको भी 2 पाई बाई टी पुट कर दो, सो उसको भी 2 पाई बाई टी पुट कर दिया इस ओमेगा को। t और t कैंसिल, ये 2 और ये ब्रैकेट में सॉल्व करोगे तो ये आंसर भी 2 आ रहा है, तो वो 2 और नीचे का 2 कैंसिल, और हाफ साइकिल के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें आंसर मिल गया है 2i/π। सो हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू इज नॉट 0 बट इट इज समथिंग 2i/π। and make sure when this value is there, when the current is taken as I is equals to I naught sin omega t, if you change the current function as I is equals to I naught cos omega t, our answer may vary by this answer. So make sure the input current is I naught sin omega t, then only you can write this. अगर नहीं है तो कैसा करेंगे? तो ये पूरा डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट। सो आज इतना काफ़ी है, कल हम फिर से मिलेंगे और आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और जो हमारे हाउस होल्ड पे 220 वोल्ट जो आता है, क्या वो पीक वोल्टेज है, क्या वो एवरेज वोल्टेज है, क्या वो RMS वोल्टेज है, उसकी जानकारी हम लेंगे। थैंक यू सो मच।